हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसका कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। ये आपके डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऑलरेडी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जा करके देख सकते हो। ठीक है, अब आप सभी को बता दो कि अगर आप सभी से पूछता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है वो इसी तरीके से उसका फिगर बनाना है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको इसी तरीके से फिगर बनाना है। ठीक है, एक आपका अक्ष है ई एफ और एक अक्ष है ए बी। ठीक है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो है ए है। ठीक है, क्लियर, इतनी क्लियर हो गई बात। अब अक्ष ई एफ पर एक सेंटर ऑफ मास यहाँ रखा हुआ है, ई एफ से आर दूरी पर एक पी रखा है। ठीक है, एक पी बिंदु पर एम रखा है मास। ठीक है, इतना आप सभी को इस फिगर से भी पता चल पाया होगा। फिलहाल अब अपने फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहता है आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, यम क्या है, मास है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आई है सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई सी एम। ठीक है, आई है क्षेत्र के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं इसको डिस्कस करता हूँ स्टेटमेंट के माध्यम से। स्टेटमेंट कहता है, ध्यान से सुनना, उसके बाद फिगर के हिसाब से समझा देंगे तो आप सभी के दिमाग पे एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है स्टेटमेंट कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, कोई पिंड है, उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, आई, उस पिंड के सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीएम। मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीएम, सेंटर ऑफ मास से कौन गुजर रहा है, ईएफ। ठीक है, आईसीएम। ठीक है, तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो अक्ष ई एफ है उससे पी दूरी पर एक एम मास स्थित है। ठीक है, और अक्ष ए बी और ई एफ के बीच की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। ठीक है, और आई सी एम क्या है, सेंटर ऑफ मास के परितः गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण। तो क्या स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी पिंड के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है और उसके द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट निकल कर आता है आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो चलिए 1 मिनट के अंदर इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं और आप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। इसी तरीके से लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि माना समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र सी है, जैसा कि ई एफ वाले फिगर में देखा है कि आपको सी दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए, ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण जो आई है तथा आई सी एम है सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ई एफ और ए बी के बीच की जो लंबवत दूरी है ए है। ठीक है, ई एफ से कोई एम द्रव्यमान का कण रखा है पी बिंदु पर आर डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर समझने वाली बात है, पी की लंबवत दूरी ए बी से, ठीक है, पी की लंबवत दूरी ए बी से आर प्लस ए होगी। मतलब यहाँ पर देखिए पी बिंदु है, ठीक है, और जो हमको डिस्टेंस निकालनी है वो ए बी से निकालनी है। ठीक है, तो पी से ई एफ की दूरी कितनी है, आर है, और ई एफ से ए बी की दूरी कितनी है, ए। तो क्या निकल कर आएगा, आर प्लस ए निकल कर आएगा कि नहीं। मतलब ए बी से जो पी बिंदु की दूरी है वो आर प्लस ए है। आई थिंक आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को पता चल पाई होगी। अब हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के थ्रू डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि पूरे पटल का अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण आप सभी को पता होगा कि आई बराबर होता है यम के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यम देख रहे हो, ठीक है, पूरे पटल का निकाला जा रहा है तो यहाँ पर समेशन लगा दिया गया है यम, और के की जगह पर आर प्लस ए का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। के को कहते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन के जगह पर है आर प्लस ए यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, सिग्मा आर प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, फिर सिग्मा एम की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एम की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस यम सिग्मा एम 2ar। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। सिग्मा एम आर स्क्वायर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो है
आपके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण यानी ICM, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सभी को फार्मूला बताया क्या है, I बराबर mk²। तो जो EF है उसी को हमने ICM बोला है, ठीक है। और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है R डिस्टेंस है। तो यहाँ पर उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण निकल कर आया है वो निकल कर आया सिग्मा mr², ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर सिग्मा m है तो सिग्मा m को हम लिख सकते हैं कैपिटल M। कैसे लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा m है तो इसे हम m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m3 लिखते हैं कि नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल M। क्लियर हो गई बात। तो सिग्मा m को लिखते हैं कैपिटल M और यहाँ पर 2a को बाहर ले लिया और सिग्मा mr ले लिया। तो सिग्मा mr बता दूं, सिग्मा किसी भी सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसके समांतर जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ICM के समांतर जो है वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि ICM के समांतर जो है वो सिग्मा mr है, ठीक है। तो उसका जड़त्व आघूर्ण जो हो गया वो निकल कर आया 0। तो यहाँ पर आप सभी का प्रूफ हो गया कि किसी पटल के परितः जड़त्व आघूर्ण I हो गया हो वो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले जड़त्व आघूर्ण ICM प्लस उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो I बराबर ICM प्लस ma²। आई थिंक आपको प्रूफ भी, डेरिवेशन भी, स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में भी बता दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही शानदार वीडियो आप सभी के साथ हमेशा प्रस्तुत रहेगा। गुड बाय, लव यू ऑल, ज्ञान विद सचिन।